एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में, जो कि हमारे यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 1 होने वाला है। तो यूनिट 5 में टोटल आपके 3 चैप्टर दे रखे हैं, जिसमें आज हम लोग यहाँ पे इसका पहला चैप्टर कंप्लीट कवर करेंगे। इसकी जो नोट्स है वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, बात करें हम लोग यहाँ पे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में, तो ये हमारी पूरी क्रोमेटोग्राफी का सबसे टिपिकल पोर्शन होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक जल्दी समझ में नहीं आता है। कई लोगों को लगता है कि उन्हें समझ में आ गया है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ डिटेल्स वो मिस कर देते हैं। अगर आपने भी ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है तो हो सकता है आप लोगों को समझ में आ गया, हो सकता है आपको लग रहा है आपको समझ में आ गया, बट कुछ ना कुछ चीज़ें तो आप जरूर मिस कर रहे होगे। तो देखिए, अब यहाँ पे मैं अपना पूरा ट्राई करूँगा आप लोग को समझाने का, बट स्टिल मुझे नहीं पता कि आप समझ पाओगे या नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। तो आप लोग ना यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से अब चीज़ों को समझना। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका ओवरव्यू देखेंगे कि इसमें एक्चुअल में क्या होने वाला है, फिर हम लोग यहाँ पे थ्योरी पोर्शन को डिस्कस करेंगे और हर एक वर्ड को ध्यान से सुनना, ठीक है। आप मेरी हर एक वर्ड को ध्यान से सुनना, हर एक चीज़ों को ध्यान से समझना। उसके बाद आप लोग बताना मुझे कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में, तो सबसे पहली बात कि जो भी सैंपल हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, भाई क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, अपने मिक्सचर को अलग करते हैं। तो जो मिक्सचर हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, सबसे पहली बात वो हमारा आयनिक नेचर का होना चाहिए, मतलब कि उस मिक्सचर में हमारे आयन्स प्रेजेंट होने चाहिए। अब यहाँ पे पहली कंडीशन तो है कि वो आयनिक होना चाहिए, और दूसरी बात कि जैसे मान लो जो हमारा मिक्सचर है, ठीक है, तो मिक्सचर में क्या होगा भाई, 2 या 3 कंपोनेंट होंगे। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक सैंपल है, ठीक है, और इस सैंपल में हमें 2 मिक्सचर है, एक ब्लू कलर का है, एक हमारा पिंक कलर का है। जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, बट ऐसा दिखता थोड़ी होगा, वो तो हमारे मिक्स होंगे। बट मान लेते हैं कि हमारा एक ब्लू कलर का कंपोनेंट है इसमें और एक हमारा पिंक कलर का है। तो ये जो दोनों कंपोनेंट है, इनके ऊपर जो चार्ज है ना, जैसे पहली बात तो है आयंस के फॉर्म में होने चाहिए, और लेकिन दोनों का जो चार्ज है वो भी यहाँ पे सिमिलर होना चाहिए। देखिए, अगर अपोजिट चार्ज हुआ तो भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर रिजल्ट उतना एक्यूरेट नहीं आएगा। अगर हमें बिल्कुल एक्यूरेट एनालिसिस करनी है तो जो आयंस है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। जैसे अगर ये जो मिक्सचर है जिसको हमें अलग अलग करना है, अगर इसमें एनायंस हैं तो सभी एनायंस ही होने चाहिए, मतलब कि दोनों कंपोनेंट यहाँ पे निगेटिव चार्ज के फॉर्म में ही होना चाहिए, और अगर पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। यानी कि जो आयंस हैं वो भी बिल्कुल सेम सिमिलर नेचर के होने चाहिए। अगर कैटायंस है तो सिर्फ कैटायंस होने चाहिए, एनायंस है तो सिर्फ एनायंस होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों की एनालिसिस भी हमारी अलग अलग तरीके से होगी। तो इतना आप लोग समझ गए ना कि जो हमारा सैंपल है वो आयनिक फॉर्म में होना चाहिए और आयंस भी सेम नेचर के होने चाहिए, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो सिर्फ नेगेटिव, पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो एनालिसिस होती है वो हमारी एक कॉलम के अंदर होती है। अब कॉलम क्या होता है, जैसे ये हमारा कॉलम होता है और जो कॉलम के कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, कॉलम की वॉल पे हमारी स्टेशनरी फेस कुछ इस तरीके से अप्लाई होती है। अब ये जो स्टेशनरी फेस है, अगर हम लोग इसको जूम करके देखें, ध्यान समझना, अगर इस स्टेशनरी फेस को हम लोग जूम करके देखें तो ये स्टेशनरी फेस बेसिकली हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। तो अगर आप लोग देखो तो यहाँ स्टेशनरी फेस में भी हमें कुछ चार्ज देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना कि स्टेशनरी फेस जैसे मान लो ये है, तो इसको हम लोगों ने जूम करके देखा, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो मेन लेयर होगी, ठीक है, वहां पे अंदर की तरफ कोई दूसरा चार्ज होगा और इसके ऊपर ऑलरेडी कोई दूसरा चार्ज अटैच होगा। अब एक चीज समझना कि अगर जो मेन चार्ज है, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज है। देखो यहाँ पे चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज मतलब कि स्टेशनरी फेस के ऊपर ही चार्ज है। जैसे ये जो स्टेशनरी फेस है ये हमारी चार्ज्ड कंपोनेंट्स की लेयर होती है, ठीक है, मतलब कि हमारा एक चार्ज्ड कंपोनेंट्स यहाँ पे जो है देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो चार्ज है, मान लेते हैं कि अगर अंदर की मेन लेयर हमारी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होगा कि निगेटिव चार्ज का भी एक मॉलिक्यूल जो है इसके साथ अटैच होता है ऑलरेडी। ये भी हमारे स्टेशनरी फेस का ही पार्ट है, मतलब समझो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अंदर की तरफ अटैच है, ठीक है, तो इसके साथ में एक निगेटिव चार्ज भी अटैच होगा। देखो ये चीज आप लोग को समझाने के लिए, बाकी आप समझो कि ये पूरी की पूरी ही स्टेशनरी फेस होती है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो स्टेशनरी फेस में क्या होता है कि अंदर की तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ में एक निगेटिव चार्ज भी इस तरीके से अटैच होता है।
अब यहाँ पे वाइस वर्सा भी हो सकता है, मतलब अगर यहाँ पे मान लो ये पॉजिटिव की बजाय अगर मान लो अंदर नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज का कंपोनेंट अटैच होता, ठीक है। तो ये तो बस मतलब अपोजिट भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है, ठीक है, ये नेगेटिव कब होगा पॉजिटिव कब होगा वो हम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से लेते हैं, अभी हम लोग समझ रहे हैं। बट अभी आप लोग सिंपली समझो कि जो हमारा स्टेशनरी फेस होता है, ठीक है, तो इसमें हमारा एक मान लो कि पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ है, तो इसके साथ हमारा एक नेगेटिव चार्ज का कंपोनेंट भी अटैच होता है। तो ये होती है हमारी स्टेशनरी फेस, जो कि हमारे कॉलम के कॉर्नर्स में अप्लाई होती है। अब यहाँ पे होता क्या है, अब यहाँ पे हम लोग जो है मान लेते हैं कि हमें सैंपल की एनालिसिस करनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमें इस एनायन की एनालिसिस करनी है, ठीक है। तो एनायंस में हमें क्या दिख रहा है कि हमारे दो कंपोनेंट हैं और इन दोनों कंपोनेंट को सेपरेट करना है, यही तो हमारा मेन पर्पज है ना इस एनालिसिस का या फिर इस क्रोमेटोग्राफी का। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि इस एनायन की एनालिसिस हमें करनी है, तो ये जो स्टेशनरी फेस है इसके ऊपर हम लोग इस एनायन को पास करते हैं। तो इस एनायंस में दो कंपोनेंट हैं, दोनों नेगेटिव चार्ज के हैं, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने सैंपल को पास करना स्टार्ट किया, ठीक है, जिसमें कुछ हमारे ब्लू कलर के हैं और कुछ हमारे पिंक कलर के हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना होगा क्या, जैसे ही हम लोग यहाँ पे इस सैंपल को इस स्टेशनरी फेस से पास करेंगे तो होगा क्या, ये जो हमारे सैंपल के कंपोनेंट्स हैं, मतलब सैंपल का जो नेगेटिव चार्ज है, ये करेगा क्या, जो नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी इस स्टेशनरी फेस के साथ अटैच था इसको हटा के, ठीक है, इसको डिस्प्लेस करके, देखो इसको इसने हटा दिया यहाँ से, और ये खुद जाके जो है इसके साथ बाइंड हो जाएंगे। मतलब कि देखो यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज के कंपोनेंट, मतलब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा सैंपल है, इस सैंपल में हमारे दो कंपोनेंट है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है, बट ऐसा हमें अलग अलग नहीं दिखेगा, हमें दिखेगा कि हाँ पूरा हमारा सैंपल है एक जिसमें नेगेटिव चार्ज है। तो इससे जो सैंपल के नेगेटिव चार्ज हैं ये क्या करेंगे, ये जो हमारे स्टेशनरी फेस में ऑलरेडी जो नेगेटिव चार्ज अटैच था, ठीक है, उसको डिस्प्लेस करेंगे, मतलब उसको हटा देंगे और खुद जाके यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। मतलब पॉजिटिव चार्ज अभी भी है स्टेशनरी फेस का, लेकिन इसी स्टेशनरी फेस में जो नेगेटिव चार्ज भी था पहले, उसको यहाँ पे सैंपल के नेगेटिव चार्ज ने डिस्प्लेस कर दिया और खुद जाके बाइंड हो गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इस पॉजिटिव के साथ जो आयन पहले से बाइंड था स्टेशनरी फेस का, इसको एक्सचेंज करके क्या हुआ, सैंपल के आयन्स खुद जाके बाइंड हो गए। मतलब इस सैंपल के आयन ने क्या किया, इस सैंपल के आयन ने इसको एक्सचेंज किया, मतलब ये एक्सचेंज होके खुद जाके बाइंड हो गया, ठीक है, और ये एक्सचेंज होके निकल गया। तो इस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं आयन एक्सचेंज। लेकिन देखो इस आयन एक्सचेंज से हमें क्या मतलब है भाई, अभी हमारा क्रोमेटोग्राफी थोड़ी हुआ भाई, ये जो सैंपल के आयन्स थे चलो ये बाइंड हो गए, कुछ हमारे ब्लू वाले थे कुछ हमारे पिंक वाले थे, तो ये दोनों बाइंड हो गए। लेकिन अब इन दोनों को अलग अलग कैसे करेंगे, यहां तक लेकिन आप समझ गए ना, यहां तक क्या हुआ कि जो हमारा सैंपल के आयन्स थे उन्होंने क्या हुआ, स्टेशनरी फेस के आयन्स को डिस्प्लेस कर दिया और खुद जाके हमारे बाइंड हो गए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आयन एक्सचेंज। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें करना है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का मतलब इन दोनों को हमें करना है सेपरेट। तो सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, सेपरेट करने के लिए हमें ये करना होगा कि अब हमें इसको भी तो जो है अलग अलग निकालना होगा। देखो अभी तक क्या हुआ, अभी तक जो सैंपल के आयंस ऑलरेडी इसके साथ अटैच थे वो चले गए, वो पहले ही निकल गए। अब ये हमारे सैंपल के आयंस बाइंड हो गए, ठीक है, मतलब स्टेशनरी फेस के साथ ये देखो जो वॉयलेट कलर के आयंस थे ये पहले ही निकल गए। अब हमारा जो सैंपल के आयंस बाइंड हुए, अब हमें इनको निकालना है, लेकिन इनको निकालना अलग अलग है ना, पिंक वाले को अलग निकालना है, ब्लू वाले को अलग निकालना है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग ये करेंगे कि अब हमें इन आयंस को भी यहाँ पे एक्सचेंज करना होगा, यानी कि ये जो आयंस है, ठीक है, इनको भी यहाँ से हटाना होगा। अब हटाने के दो तरीके हो सकते हैं। हटाने का पहला तरीका हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे एक सॉल्ट सोल्यूशन को पास करें, ठीक है, मतलब कि इस स्टेशनरी फेस से हम लोग क्या करेंगे, एक सॉल्ट सोल्यूशन को पास करेंगे। सॉल्ट सोल्यूशन मतलब जिसके अंदर हमारा NaCl होगा। अब NaCl में क्या होता है भाई, एक Na+ होता है, एक Cl- होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे नेगेटिव चार्ज बाइंड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा NaCl में क्या होता है, Cl- होता है। तो यहाँ पे ये Cl- क्या कर सकता है, ये Cl- यहाँ पे अब क्या करेगा, जो काम इन्होंने इस वाले आयंस के साथ किया था वही काम अब क्लोराइड भी कर सकता है, ठीक है। मतलब ये क्लोराइड आयन क्या करेगा, अब ये इसको हटाएगा, ठीक है, और ये खुद जाके बाइंड हो जाएगा और इसको हटा देगा। और जब ये हटेगा तो क्या होगा, हटेगा तो एक एक करके निकलेगा। अब निकलने में क्या सिस्टम है कि जैसे देखो ये जो दोनों कंपोनेंट हैं, मतलब जो हमारा सैंपल के दोनों कंपोनेंट हैं ब्लू और पिंक वाले, ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो पिंक वाला है इसका जो चार्ज है ये थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब कि इसके पास मान लेते हैं 3 नेगेटिव चार्ज हैं, और जबकि जो हमारा ब्लू वाला कंपोनेंट है सैंपल का, इसके पास मान लेते हैं कि एक ही नेगेटिव चार्ज है। देखो है तो दोनों नेगेटिव चार्ज, लेकिन मान लेते हैं कि इसका नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा लेस स्ट्रांग है और इसका थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो अगर लेस स्ट्रांग है इसका, ठीक है, अगर इसके पास सिर्फ एक ही नेगेटिव चार्ज है, तो जैसे ही हम लोग क्लोराइड आयन को डालेंगे तो क्लोराइड आयन क्या करेगा भाई, इसको तुरंत ही रिप्लेस कर देगा। मतलब खुद जो है
इसको हटा देगा और इसकी जगह खुद जाके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से सबसे पहले जो लेस, ठीक है, जो लेस स्ट्रॉन्ग हमारा नेगेटिव चार्ज था वो हमारा अलग हो गया। ठीक है, तो इसको हमने पहले कलेक्ट कर लिया। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पे NaCl की कंसेंट्रेशन और बढ़ाते जाएंगे तो फिर धीरे धीरे करके हमारा ये जो है हमारे पिंक वाले जो कि स्ट्रांगली बाइंड आयंस थे उनको भी रिप्लेस कर देगा। और उनको भी रिप्लेस करके क्या करेगा भाई, उनको भी नीचे निकाल के नीचे एल्यूट कर देगा। एल्यूट मतलब कि नीचे निकाल देगा। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, जो हमारा लेस स्ट्रांग था वो हमारा एल्यूट फर्स्ट होके अलग हो जाएगा, और जो ज्यादा स्ट्रांग था वो एल्यूट लेटर मतलब कि वो बाद में एल्यूट हो जाएगा। तो एक तरीका तो हमारा NaCl का हो सकता है, और एक तरीका और भी है, एक तरीका और है पीएच को चेंज करके। पीएच को चेंज करके कैसे, देखो थोड़ा सा समझना। यहाँ पे जिन भी सैंपल्स को हम लोग यहाँ पे एनालाइज करते हैं, जिन भी सैंपल्स को अलग करते हैं भाई, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे आयनिक फॉर्म में होने चाहिए। और आयनिक फॉर्म में जनरली या तो हमारे प्रोटीन्स या तो अमीनो एसिड्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। मतलब बेसिकली हम लोग प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स की ही एनालिसिस ज्यादातर अपने आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में करते हैं। तो अब इस प्रोटीन या अमीनो एसिड्स वगैरह में होता क्या है, हमारा एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। सिंपली समझो, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हमारा वो पॉइंट होता है जहां पे ये जो प्रोटीन या अमीनो एसिड है ये न्यूट्रल हो जाते हैं। मतलब जनरली क्या होता है, जनरली इनके ऊपर या तो कोई पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन अगर इनका पीएच जो है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर कर दिया जाए तो यहाँ पे ये न्यूट्रल हो जाते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं रहता है। और देखो यहाँ पे निगेटिव कब होते हैं, जब इनका पीएच आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा होता है तब ये निगेटिव हो जाते हैं, और जब इनका पीएच आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से कम होता है तो ये पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन अगर इनका पीएच आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर हो जाए तो ये न्यूट्रल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली देखें तो मान लेते हैं कि जो निगेटिव चार्ज वाले कंपोनेंट है ये हमारे कह सकते हो कुछ अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं। तो अगर इनके ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि इसका जो पीएच है वो थोड़ा सा ज्यादा है, सॉरी थोड़ा सा, हाँ ज्यादा है, ज्यादा होगा तभी तो ये निगेटिव चार्ज में होंगे। तो अगर इनका पीएच थोड़ा ज्यादा है तो ये निगेटिव चार्ज में है, और ये निगेटिव चार्ज है तभी तो हमारे इस पॉजिटिव वाले के साथ अट्रैक्ट हैं। तो अगर हम लोग इसका पीएच थोड़ा सा कम कर दें, देखो ज्यादा है तो निगेटिव चार्ज है, तो अगर थोड़ा सा कम कर देंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि थोड़ा सा कम करने पर इनका पीएच यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर आ जाए। और जैसे ही पीएच इनका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे पहुंचेगा तो होगा क्या भाई, होगा ये कि इनके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था ये न्यूट्रल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएंगे। तो जैसे ही इनका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तो क्या होगा भाई, ये इसके साथ बाइंड क्यों थे, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो जैसे ही इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तो ये खुद ही अपने आप नीचे आ जाएंगे। तो सबसे पहले नेगेटिव चार्ज किसका बैलेंस होगा, जिसके ऊपर कम नेगेटिव चार्ज है। तो पहले इसका बैलेंस होगा तो ये पहले निकल जाएगा, और बाद में इसका बैलेंस हो जाएगा तो ये बाद में निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पीएच को चेंज करके भी इनको एल्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो दो चीजें हो रही हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले जो हमारा सैंपल है वो जाके हमारा एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है, मतलब कि वो हमारे स्टेशनरी फेस के साथ जो पहले से आयंस बाइंड थे उनको एक्सचेंज करके खुद उनकी जगह जाके बाइंड हो रहा है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हुआ। और दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, दूसरे स्टेप में हम लोग यहाँ पे जो जो सैंपल के आयंस बाइंड हो चुके हैं अब हमें इन्हें भी एक एक करके अलग करना है। तो इसके लिए हम लोग दो चीजें कर सकते हैं, या तो हम लोग सॉल्ट सोल्यूशन पास कर सकते हैं या तो हम लोग पीएच चेंज कर सकते हैं। इन दोनों ही चीजों को करने पे क्या होगा, एक एक करके दोनों ही कंपोनेंट यहाँ पे अलग अलग निकल आएंगे। ठीक है, और इस तरीके से हमें सेपरेशन देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे देखिए एक चीज होती है कि अगर हमें एनायंस को अलग करना है, ठीक है, अगर हमें एनायंस को अलग करना है तो हम लोग ऐसा स्टेशनरी फेस चूज करेंगे जिसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, और अगर हमें कैटायंस को अलग करना है तो हमें जस्ट इसका अपोजिट करना होगा। क्योंकि भाई देखो कैटायंस को अलग करना है तो हमें ऐसा रेजिन, जनरली ये जो स्टेशनरी फेस होता है ये रेजेंस होते हैं। ठीक है, तो ये रेजेंस के ऊपर हमें निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। तो अगर हमें एनायंस को अलग करना है तो हमें कैटायन यानी जिसके ऊपर जो रेजिन हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला होगा वो वाला रेजिन लेना पड़ेगा। मतलब देखो रेजिन पे मेन चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी इसके साथ एक नेगेटिव चार्ज भी अटैच होता है, लेकिन ये समझो कि मेन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए अगर हमें एनायंस को अलग करना है। लेकिन अगर हमें कैटायंस को अलग करना है तो हमें ऐसा रेजिन चूज करना पड़ेगा जिसके ऊपर जो मेन चार्ज है वो नेगेटिव हो, लेकिन नेगेटिव भी होगा तब भी इसके साथ कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज वाला पहले से अटैच होगा, और इसी को डिस्प्लेस करके ये पॉजिटिव वाले बाइंड होंगे, फिर बाद में इसको भी हम लोग यहाँ पे एल्यूट कर लेंगे। तो इस तरीके से आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हमें सेपरेशन देखने को मिलता है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। बाकी अब यहाँ पे इसमें कुछ नहीं है, अगर यहाँ तक आप लोग समझ गए तो अब इसके बाद इसमें कुछ है ही नहीं, हम लोग देख लेते हैं थ्योरी को। ठीक है,
तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हमारी एक सेपरेशन टेक्निक होती है जो कि बेस्ड ऑन रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज बिटवीन आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। यानी कि देखो जो हमारा सैंपल के आयंस हैं एंड आयंस अटैच टू अ चार्ज स्टेशनरी फेस, और जो आयंस यहाँ पे स्टेशनरी फेस के साथ ऑलरेडी अटैच है, इनके बीच में क्या होता है, एक एक्सचेंज होता है। ठीक है, इट इज मेनली यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ आयनिक और चार्ज कंपाउंड सच एज अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो जो भी चार्ज कंपाउंड्स होते हैं उन्हीं के एनालिसिस हम लोग यहाँ पे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में करते हैं। अब प्रिंसिपल की बात करें तो देखो, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन चार्ज मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल। तो यहाँ पे देखो ये जो एक्सचेंज है ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का क्या मतलब है कि जो आयंस यहाँ पे एक्सचेंज हुए हैं ये दोबारा से भी, मतलब ये भी तो यहाँ पे बाद में एल्यूट होता है, और ये जब एल्यूट होगा तो जो आयंस पहले अटैच थे वो दोबारा अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल एक्सचेंज होता है in a sample and oppositely charged group on a stationary phase. Ions with stronger attraction to the stationary phase bind more firmly and elute later. तो भाई देखो जिसका जो ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड होंगे वो बाद में एल्यूट होंगे। ठीक है, तो वो अलग हो जाएंगे, और while weaker one pass through faster, और जो हमारे वीकली अटैच होंगे वो पहले ही एल्यूट हो जाएंगे वाइल वीकर वन। ठीक है, तो दस अचीविंग सेपरेशन बेस्ड ऑन चार्ज डिफरेंस। तो यहाँ पे सेपरेशन चार्ज डिफरेंस पे होगा, जिनके ऊपर कम चार्ज होगा वो जल्दी निकल जाएंगे, जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज होगा वो बाद में निकलेंगे। कैटायंस आर सेपरेटेड यूजिंग कैटायन एक्सचेंज रेजिन। तो यहाँ पे वही चीज है कि कैटायन को अगर हमें यहाँ पे एक्सचेंज करना है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऐसा रेजिन चूज करना होगा जो कि कैटायन को एक्सचेंज करने वाला हो। तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन बेसिकली यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है। थोड़ा समझना भाई, कैटायन को अगर हमें एक्सचेंज करना है तो हमारा जो रेजिन है वो निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो निगेटिव चार्ज रेजिन को हम लोग बोलते हैं कैटायन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, विच आर निगेटिवली चार्ज। और एनायन को अगर हमें सेपरेट करना है तो हमें एनायन एक्सचेंज रेजिन को यूज करना पड़ेगा। तो भाई एनायन को एक्सचेंज करना है तो हमें ऐसा रेजिन चूज करना पड़ेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, विच आर पॉजिटिवली चार्ज। तो थोड़ा अलग होता है, कैटायन एक्सचेंज रेजिन पे मेन चार्ज कौन सा होता है, निगेटिव। एनायन एक्सचेंज रेजिन पे मेन चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो आई होप कि आप लोग ये सारी चीजें समझ पा रहे होंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो भाई हमारा दो टाइप का हो जाता है, सिंपल सी बात है। एक हो गया कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे कैटायंस को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेशनरी फेस है भाई उसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये हमारा एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी था। ठीक है, तो एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, स्टेशनरी फेस के ऊपर मेन चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, और जो एक्सचेंज सेपरेशन किसका होता है, एनायंस का। ठीक है, एक्सचेंज किसका होता है, एनायंस का। और यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, और कैटायन में हमारा जस्ट अपोजिट हो जाता है, आप लोग समझ ही गए होंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे आयन एक्सचेंज रेजेंस की बात करें, मतलब जिसका यूज हम लोग करते हैं एज अ स्टेशनरी फेस, तो ये होता क्या है। आयन एक्सचेंज रेजेंस आर इनसॉल्युबल पॉलीमर्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग आयंस विद द सैंपल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो पॉजिटिव चार्ज आप लोगों को दिख रहा है ये कुछ खास नहीं है, हमारा फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, जिनके पास कुछ निगेटिव चार्ज ऑलरेडी अटैच होते हैं। ठीक है, और यही इन्हीं को एक्सचेंज करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो दे कंसिस्ट ऑफ अ पॉलीमरिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये एक पॉलीमर, एक मैट्रिक्स टाइप का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मैट्रिक्स को हम लोगों ने एनडीडीएस में देखा था। ऑन दिस मैट्रिक्स निगेटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप्स आर केमिकली अटैच्ड, ईच फिक्स चार्ज ग्रुप इज बैलेंस बाय अ मोबाइल काउंटर आयन। तो यहाँ पे देखो भाई इसी ये जो हमारा मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स में हमें ये पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। मतलब कि अगर हमारा एनायन एक्सचेंज रेजिन है तो उसके ऊपर हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा, और इसी पॉजिटिव चार्ज पे क्या होता है, एक मोबाइल काउंटर आयन। काउंटर मतलब कि इसका जस्ट अपोजिट आयन यहाँ पे इसके साथ अटैच होता है ऑलरेडी। ये सैंपल का आयन नहीं है, ये इसके साथ ऑलरेडी अटैच होता है, और इसका ये मोबाइल होता है। मोबाइल मतलब कि मूव करने वाला। भाई देखिए मूव करने वाले का क्या मतलब है कि जब सैंपल के आयन आएंगे तो ये मूव करके अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है इसका स्ट्रक्चर। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन्स के बारे में, तो भाई देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग इस रेजिन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो रेजिन जो कि हमारा चार्ज होता है, तो ये भी हमारा दो बेसिस पे क्लासिफाई हो सकता है। एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हमारे दो टाइप के दो टाइप के हो जाते हैं। पहला नेचुरल हो गया, दूसरा सिंथेटिक हो गया। नेचुरल में भी कैटायंस की बात करें तो हमारा जियोलाइट्स, क्ले वगैरह हो गया। एनायन की बात करें तो डोलोमाइट हो गया। अब सिंथेटिक में हमारे इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, ऑर्गेनिक हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा नेचुरल सोर्स हो गया, सोर्स के बेसिस पे। और अगर केमिकल नेचर के बेसिस पे बात करें तो भाई देखो हमारा दो टाइप के रेजिन होते हैं। एक होता है एनायन एक्सचेंज रेजिन, एक होता है कैटायन एक्सचेंज रेजिन। तो अब ये जो कैटायन एक्सचेंज रेजिन है ये भी दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है वीक एसिड हो, एक हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड हो। ठीक है, और उसी तरीके से एनायन एक्सचेंजर भी हमारा दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है स्ट्रॉन्ग बेस हो, एक हो सकता है वीक बेस हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे कैटायन एक्सचेंज रेजिन की बात करें तो कैटायन एक्सचेंज में क्या होता है भाई, जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होता है वो नेगेटिव चार्ज का होगा। देखो जस्ट अपोजिट होता है, मैंने बताया था कैटायन हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन अगर
कैटायन एक्सचेंज रेजिन है तो वो क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज होगा। वो एक्सचेंज किसको करेगा भाई, इसका नाम क्या है, कैटायन एक्सचेंजर, मतलब कि ये कैटायन को एक्सचेंज करेगा, है ना। तो अगर कैटायन को एक्सचेंज कर रहा है तो ये खुद तो नेगेटिव यानी एनायन के चार्ज का होना चाहिए ना, तो वही बात है। तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन में खुद यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज का होता है और पॉजिटिव चार्ज वाले को ये एक्सचेंज करता है, ठीक है, पॉजिटिव वाले को। तो यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिव चार्ज हमारा H+ ही होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो देखो SO3H में क्या होता है, जब ये SO3H जो ऐसे लिखा हुआ है SO3H, तो अगर हम लोग देखें तो ये बेसिकली ऐसे ही तो लिखा हुआ है SO3- और H+। तो यहाँ पे देखो ये जो माइनस वाला हो गया ये मेन हमारा चार्ज हो गया और इस H+ को ये क्या करेगा, इस H+ को यहाँ पे ये एक्सचेंज कर देगा। तो वही वही चीज तो है। जैसे और वीक की बात करें तो हमारा COOH, तो देखो COOH भी क्या होता है हमारा, ये COO- ये हमारा मेन रेजिन हो गया और H+ को ये एक्सचेंज कर देगा हमारे सैंपल के साथ। तो बस वही चीज है। उसी तरीके से हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हमारा हो जाता है एनायन एक्सचेंजर और एक हो जाता है वीक बेस एनायन एक्सचेंजर। तो यहाँ पे हमारा बेस में क्या होगा, OH- को यहाँ पे ये एक्सचेंज करेगा। तो बस वही चीज है ना, समझ गए होगे आप लोग, बहुत ही सिंपल है, समझ गए ना, समझ गए ना। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयन एक्सचेंज रेजेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इट मस्ट बी केमिकली स्टेबल। तो सबसे पहली बात तो देखो भाई, ये जो हमारा रेजिन है, ठीक है, तो ये खुद केमिकली स्टेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये खुद ही अनस्टेबल है, ठीक है, हमारा सैंपल के साथ खुद ही बहा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये इट शुड बी इनसॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट्स। तो यहाँ पे मतलब देखो, यहाँ पे अभी हमने मोबाइल फेस के बारे में बात ही नहीं करी है, बट हम लोग यहाँ पे जो सैंपल पास करते हैं तो मतलब मोबाइल फेस देखो हमारा यही हो जाता है, जो हमारा सॉल्ट, जैसे सॉल्ट हमारा मोबाइल फेस का काम करता है। या फिर अभी हम लोग मोबाइल फेस का यूज हम लोग देखेंगे, बट आप लोग सिंपली समझो कि मोबाइल फेस को जब हम लोग पास करते हैं, ठीक है, तो वो मोबाइल फेस के साथ हमारा जो मतलब इनसॉल्युबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम लोगों ने मोबाइल फेस पास करी और वो स्टेशनरी फेस को अपने साथ ही ले गई। भाई ये रेजिन क्या है, ये रेजिन स्टेशनरी फेस का काम कर रहे हैं, तो स्टेशनरी फेस को अपने साथ नहीं लेके जाना चाहिए। द रेजिन मस्ट बी सफिशिएंटली हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक। तो रेजिन हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का होना चाहिए और इसके पास यहाँ पे सफिशिएंट डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग। तो क्रॉस लिंकिंग का मतलब वही है कि ये जो है अपने अपोजिट का चार्ज के साथ बाइंड हो सके। उसके बाद द सॉलोन रेजिन मस्ट बी डेंसर देन वाटर। अब यहाँ पे देखो, जब क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे मोबाइल फेस को पास करते हैं तो ये रेजिन थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा फूल जाता है। जैसे मैट्रिक्स हमने देखा था, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स थोड़ा सा स्वेल हो जाती है। तो स्वेल होने पे ये जो है वाटर से डेंस होना चाहिए। और बाकी इट मस्ट कंटेन सफिशिएंट नंबर ऑफ आयन एक्सचेंज ग्रुप। और भाई इसके पास यहाँ पे सफिशिएंट नंबर में हमारे आयन्स होने चाहिए जो कि एक्सचेंज कर सकें। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं आयन एक्सचेंज रेजेंस की। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिया। जैसे कि कैटायन एक्सचेंज रेजिन की बात करें तो इसमें क्या होता है, कैटायन एक्सचेंज रेजिन में हमारा जो रेजिन है वो खुद नेगेटिव चार्ज का होगा, इसके ऊपर हमारे पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है, मतलब कि ये कैटायन को एक्सचेंज करेगा। इट अट्रैक्ट्स एंड बाइंड पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो ये क्या करता है, ये पॉजिटिव चार्ज वाले को अट्रैक्ट करता है और उनको बाइंड करता है, जैसे कि हमारा Na+Ca2+। ड्यूरिंग सेपरेशन कैटायंस इन द सैंपल रिप्लेस द कैटायंस ऑलरेडी अटैच्ड टू द रेजिन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कैटायंस हमारे सैंपल के हैं वो ऑलरेडी जो इसके साथ हमारा जो कैटायन अटैच होगा, मतलब कि इस रेजिन के साथ जो ऑलरेडी कैटायन अटैच होगा, इसको रिप्लेस कर देगा और खुद यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज तो होती है, हम लोगों ने देखा ही। और एनायन एक्सचेंज रेजिन में क्या होगा, एनायन एक्सचेंज रेजिन को तो हम लोगों ने पूरा डिस्कस ही किया भाई। इसमें हमारा रेजिन जो है पॉजिटिवली चार्ज होगा, अट्रैक्ट और बाइंड करेगा निगेटिव चार्ज को, ठीक है। और एनायंस इन द सैंपल एक्सचेंज विद द एनायंस हेल्ड ऑन द रेजिन। तो जो सैंपल के एनायंस हैं वो इस रेजिन के एनायन को रिप्लेस करके खुद आके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो वही चीज है, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक, अब यहाँ पे ये हमारे टाइप का एनायन एक्सचेंज रेजिन है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सैंपल के आयंस जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे स्टेशनरी फेस के जो आयंस हैं, मतलब कि जो हमारा ऑलरेडी आयंस अटैच थे वो रिप्लेस होते जा रहे हैं। तो ये हमारा हो जाता है मैकेनिज्म ऑफ आयन एक्सचेंज। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग आयन एक्सचेंज के बारे में, तो भाई देखिए कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो पीएच ऑफ द मोबाइल फेस, तो यहाँ पे देखो पीएच भी एक मेजर रोल प्ले करता है। डिटरमाइंस आयोनाइजेशन ऑफ एनालाइट एंड रेजिन, इफ पीएच नॉट सुटेबल नो एक्सचेंज विल अगर। अब यहाँ पे देखो पीएच का मतलब क्या है कि जैसे पीएच हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारा जो पीएच है वो आइसोइलेक्ट्रिक से कम ज्यादा होना चाहिए, तभी तो हमारा यहाँ पे चार्ज फॉर्म में रहेगा, तभी सेपरेशन होगा। अगर पीएच पता चले आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को टच कर गया तो हमारा सेपरेशन कैसे हो पाएगा, क्योंकि तब बाइंड ही नहीं होंगे आयंस। तो पीएच भी बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। उसके बाद आयनिक स्ट्रेंथ, तो हाई आयनिक स्ट्रेंथ रिड्यूसेज बाइंडिंग एज मोर कंपीटिंग आयंस आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जैसे अगर आयनिक स्ट्रेंथ, जैसे कि स्पेसिफिकली यहाँ पे बात हो रही मोबाइल फेस के बारे में, तो जब मोबाइल फेस हम लोग पास करेंगे तो उस मोबाइल फेस में पहले से ही बहुत सारे आयंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो बहुत सारे आयंस उसके अंदर पहले से ही प्रेजेंट होंगे तो वो क्या होगा, वो सैंपल के आयंस के साथ कंपीट करेंगे
मतलब भाई इसके पास भी आयंस है, सैंपल के भी आयंस हैं, तो हो सकता है कि वही खुद ही जाके बाइंड हो जाए मोबाइल फेस के आयंस, जबकि मोबाइल फेस के आयंस का तो हमें कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो वो भी हमें देखना होता है। नेचर ऑफ आयंस, तो हाईली चार्ज्ड आयंस बाइंड स्ट्रॉन्गर देन मोनोवैलेंट। तो भाई देखिए वही चीज है कि जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज होगा वो बहुत ही स्ट्रांगली बाइंड होगा और वो बाद में जो है एल्यूट होगा। उसके बाद टेम्परेचर, तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर भी क्या होता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयन एक्सचेंज मतलब कि थोड़ा सा मूवमेंट बढ़ेगा तो आयन एक्सचेंज भी बढ़ेगा, लेकिन बहुत टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो सकता है, बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पे डीनेच्योर हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, क्योंकि हमें बायोमोलिक्यूल्स यानी कि अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, इन्हीं सब की एनालिसिस करनी होती है ज़्यादातर। फ्लो रेट की बात करें तो भाई देखो फ्लो रेट मतलब कि जब हम लोग सैंपल को डाल रहे हैं तो अगर हम लोग बहुत तेजी से सैंपल को डालेंगे तो क्या होगा भाई, जब बहुत तेजी से डालेंगे तो ये सैंपल को कांटेक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, वो बहुत तेजी से डालेंगे तो बहुत तेजी से निकल जाएगा। भाई सैंपल को जब धीरे धीरे करके डालेंगे तभी तो वो टाइम मिलेगा ना उसको आयन से एक्सचेंज होने का। तो हाई फ्लो में लेस कांटेक्ट टाइम होगा और पुअर सेपरेशन होगा। रेजिन कैपेसिटी एंड पार्टिकल साइज, तो यहाँ पे देखो जो रेजिन है ठीक है उसकी कैपेसिटी कितनी हाई है और कितना स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है, तो वो अगर स्मॉलर होगा और कैपेसिटी उसकी हाई होगी बाइंड करने की तो बेटर रेजोल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और स्लोअर फ्लो होगा तो स्लोअर फ्लो ही तो हमें चाहिए। ठीक है, हाई फ्लो होगा तो कॉन्टैक्ट टाइम लेस हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आयन एक्सचेंज को अफेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने मेथोडोलॉजी के बारे में। तो मेथोडोलॉजी क्या है, कुछ खास नहीं है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पहला होता है रिजर्वायर, ठीक है, जिसमें हमारा मोबाइल फेस फिल होता है। फिर यहाँ पे एक हमारा पंप होता है जो कि मोबाइल फेस को यहाँ पे भेजता है। ठीक है, फिर हमारा सैंपल इंजेक्टर होता है जो कि हमारा सैंपल को डालता है। फिर हमारा कॉलम हो गया जिसमें हमारा स्टेशनरी फेस अटैच होती है। फिर डिटेक्टर होता है जो कि हमारा डिटेक्ट करता है। ठीक है, पहले जो आयंस निकलते हैं उनका उनका पीक पहले बनाता है, जो बाद में निकलता है उनका बाद में बनाता है। बाकी इस पीक से हम लोग कैसे एनालिसिस कर सकते हैं वो हमने देखा ही है। ये भी हमारा सेम वही जो हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी था, एचपीएलसी था, उसी की तरह इसको भी एनालाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिलता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे मेथोडोलॉजी की बात करें, देखो जहाँ पे मेथोडोलॉजी दिया है आपके सिलेबस में वहां हम लोग मेथोडोलॉजी को देखेंगे। मेथोडोलॉजी का मतलब कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और इंस्ट्रूमेंटेशन अलग चीज होती है। इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन दिया नहीं है आपके सिलेबस में, बट फिर भी हमने बना दिया है, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ सके। तो सबसे पहला स्टेप आ जाता है कॉलम प्रिपरेशन का। तो भाई देखिए कॉलम प्रिपरेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉलम को अपने स्टेशनरी फेस के साथ फिल करेंगे। स्टेशनरी फेस हमारा क्या होता है, आयन एक्सचेंज रेजिन होता है। तो अब देखो जब हमने कॉलम को स्टेशनरी फेस के साथ फिल कर दिया है तो हम लोग यहाँ पे उसको फिर वॉश करते हैं ताकि अगर कोई इंप्योरिटी रह गई है तो वो निकल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कॉलम को प्रिपेयर किया। अब यहाँ पे सेकंड एक स्टेप आ जाता है इक्विलिब्रेशन का। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। इक्विलिब्रेशन मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग यहाँ पे पास बफर ऑफ सुटेबल पीएच एंड आयनिक स्ट्रेंथ फॉर द कॉलम इंश्योर्स रेजिन इज इन डिजायर्ड आयनिक फॉर्म। देखो इसमें हम लोग इक्विलिब्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा मोबाइल फेस होता है, ठीक है, मोबाइल फेस बेसिकली हमारा एक बफर सोल्यूशन होता है। तो इस मोबाइल फेस को पहले ही हम लोग पास करते हैं। मतलब देखो पहले हमने सैंपल नहीं पास किया, पहले हमने रेजिन मतलब कि स्टेशनरी फेस को प्रिपेयर किया, फिर हमने मोबाइल फेस को यहाँ पे पास किया। मोबाइल फेस को जब हम लोग पहले पास करते हैं बिना सैंपल के, तो होता क्या है कि अगर मान लो जो हमारा रेजिन है, ठीक है, अगर वो आयनिक फॉर्म में नहीं है, मान लो वो न्यूट्रल वगैरह है, तो वो मोबाइल फेस क्या होता है इसको चार्ज फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। या फिर मोबाइल फेस क्या होता है कि अगर इसमें अननेसेसरी कोई पार्टिकल अटैच है, ठीक है, या फिर कोई इम्प्योरिटी है तो उसको भी अपने साथ मतलब कह सकते हो ऐसे फ्लो करके ले जाती है, बहा के ले जाती है। तो हमारा जो स्टेशनरी फेस है वो बिल्कुल तैयार हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक मोबाइल फेस को पहले ही पास करते हैं। अच्छा, जब मोबाइल फेस को हम लोग पहले पास करते हैं तो मोबाइल फेस को जब हमने पास कर रहा है तो हमें डिटेक्टर में एक लाइन शो होती है, लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। मतलब कोई भी पीक हमें नहीं शो होनी चाहिए। अगर कोई पीक शो हो रही है इसका मतलब कि हमारा पहले से कुछ ना कुछ आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, कोई इंप्योरिटी प्रेजेंट है। तो मोबाइल फेस जब इक्विलिब्रेट हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है इक्विलिब्रेशन का स्टेप। और उसके बाद हमारा आता है सैंपल लोडिंग। तो जब हमने यहाँ पे ये सारी चीजें कर ली तो हम लोग यहाँ पे सैंपल को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सैंपल बेसिकली जिसके अंदर हमें आयंस का मिक्सचर देखने को मिलता है। आयंस विथ अपोजिट चार्ज टू रेजिन बाइंड टू स्टेशनरी फेस। तो भाई जो भी आयंस होते हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे करके जो पहले से आयंस लगे होते हैं उनको डिस्प्लेस करके बाइंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है वॉशिंग। तो वॉशिंग में हम लोग क्या करते हैं भाई, अब जब आयंस यहाँ पे सारे आयंस ने डिस्प्लेस कर दिया तो अब हम लोग यहाँ पे इसको वॉश करेंगे। वॉश मतलब कि अब जो हमारा सैंपल है भाई उसके आयंस को हमें अलग अलग करना है एक एक करके, तो हम लोग इसको वॉश करते हैं। ठीक है, वॉश विद बफर टू रिमूव अनबाउंड और वीकली बाउंड आयंस। अच्छा सॉरी, यहाँ पे वॉशिंग थोड़ा सा अलग है। ठीक है, वॉशिंग मतलब एल्यूशन नहीं होता है। वॉशिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे हमने जब अपने सैंपल को पास किया, ठीक है, तो सैंपल में आयंस जो है वो बाइंड हो गए अच्छे से।
अब मान लो ये जो हमारा आयंस ऑलरेडी अटैच थे इसमें, ठीक है, तो ये जो आयंस डिस्प्लेस हुए हैं, अगर ये मान लो कॉलम के अंदर ही रह गए, ठीक है, तो हो सकता है बाद में ये भी अपना रिजल्ट में जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम शो कर सकते हैं। तो हम लोग इसको फिर दोबारा से वॉश करते हैं, ठीक है। तो वॉश करते समय जो भी अननेसेसरी आयंस हैं, जो फिर जो भी अनबाउंड आयंस रह गए हैं, वो यहाँ पे वॉश हो जाते हैं, ताकि बाद में जब हम लोग यहाँ पे एल्यूशन करें तो हमें बिल्कुल हमारा प्योर एनालिसिस देखने को मिले। तो वॉशिंग हो गया, उसके बाद हम लोग करते हैं एल्यूशन। तो एल्यूशन में क्या होता है भाई, हम लोगों ने देखा या तो हम लोग जो है बफर का पीएच चेंज कर देते हैं, या तो सॉल्ट को ऐड कर देते हैं। बाउंड आयंस आर डिस्प्लेस्ड वन बाय वन। तो जैसे हम लोग ये दोनों चीजें करते हैं तो एक एक करके बाउंड आयंस यहाँ पे डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। कलेक्टेड फ्रैक्शन आर सेंड टू डिटेक्टर, और यहाँ पे इन दोनों को एक एक करके हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे डिटेक्टर के पास भेज देते हैं, मतलब चला जाता है अपने आप ही, ठीक है। और उसके बाद फाइनली लास्ट स्टेप हो जाता है हमारे यहाँ पे डिटेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, एल्यूट आयंस आर डिटेक्टेड बाय यूवी डिटेक्टर और कंडक्टिविटी डिटेक्टर। अ ग्राफ इज ऑब्टेन्ड शोइंग पीक्स फॉर ईच आयंस, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरह का, हमें कुछ जो है इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलता है, और हर एक पीक बताता है कि हमारा कितने आयंस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे मेथोडोलॉजी ऑफ ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। और अगर हम लोग यहाँ पे इसके एप्लीकेशन की बात करें तो भाई देखिए वही है कि अमीनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, उनका सेपरेशन हो गया, वाटर सॉफ्टनिंग हो गया, डीमिनरलाइजेशन वगैरह हो गया, ठीक है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ मेटल आयंस इन फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अगर हमें मिनरल्स को यहाँ पे कभी कभी रिमूव करना होता है तो उस केस में भी हम लोग यहाँ पे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, पेप्टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, या फिर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हो गया, तो इन सब में हम लोग यहाँ पे देखिए मेनली तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स की प्योरिफिकेशन और सेपरेशन में ही करते हैं। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।